नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। लखीमपुर खीरी का विवाद अभी थमा नहीं है। इस बीच हरियाणा के अंबाला से एक और घटना सामने आई है। आरोप है कि बीजेपी नेताओं का विरोध करने पहुंचे किसान पर गाड़ी चढ़ाई गई, जिसमें वह जख्मी हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सैनी के काफिले ने अंबाला के नारायणगढ़ में विरोध कर रहे किसान पर गाड़ी चढ़ा दी। फिलहाल उस किसान की हालत गंभीर बताई जा रही है, वह हॉस्पिटल में भर्ती है। अंबाला के नारायणगढ़ की इस घटना को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, क्या भाजपाई पागल हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सैनी के काफिले ने अंबाला के नारायणगढ़ में विरोध कर रहे किसान पर गाड़ी चढ़ाई। आज नारायणगढ़ के अंदर भी लखीमपुर खीरी की तरह है, इन्होंने दोहराने की कोशिश की है। यहाँ पर कुरुक्षेत्र से एमपी नायब सैनी जब भागने लगा, किसान काले झंडे दिखा रहे थे, किसानों को देखकर भागने लगा तो दूसरी गाड़ी थी जो काफिले की, उसने किसानों के ऊपर जैसे लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने की कोशिश की वैसे कोशिश की थी, लेकिन किसान भागकर बचे और काफ़ी एक किसान को चोट भी आई है जो काफ़ी दूर गिरा जाकर गाड़ी की टक्कर लगने की वजह से, और उसकी वजह से जहां माहौल काफ़ी ख़राब है। लेकिन आला अधिकारियों और हमारे प्रधान मलकीत सिंह जी की जो आपस में बातचीत हुई है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सो सभी ने किसानों ने मिलकर कहा अगर 10 तारीख तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, एक राजीव साथी है कोई बेरगेड़ी से गांव से, और जो गाड़ी है जिससे किसानों से टकराई है वो गाड़ी नायब सिंह के नाम है, इनोवा गाड़ी है। अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो 10 तारीख को नारायणगढ़ थाने का घेराव किया जाएगा और जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक घेराव जारी रखा जाएगा। तो मेरी अपील है किसानों से शांति बनाए रखना है और इनका तसद्दुद सहकर अपने मंजिल तक पहुंचना है। काले कानून जब तक रद्द नहीं होते हमने अपना शांतिप्रिय प्रदर्शन जारी रखना है। और बेनती है स्कैम से भी कि ऐसे हालात पैदा ना हो, नौजवान कहीं कानून अपने हाथ में ले उससे पहले कोई एक बड़ी कॉल देकर इस माहौल को शांत बनाने के लिए और सरकार को झुकाने के लिए कोई बड़ी कॉल दें। बहुत बहुत तमाम जानकारी के साथ अंबाला से हमारे संवाददाता अंकुर कपूर इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकुर, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। अंबाला से ये घटना सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि कथित रूप से बीजेपी नेताओं ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया है, कितनी सच्चाई है इस दावे में? जी बिल्कुल, जैसा कि सुबह से ही यहाँ पर अंबाला के जो नारायणगढ़ है वहाँ पर आज सैनी भवन में सामाजिक और धार्मिक प्रोग्राम होना था, जिसमें जो सांसद नायब सैनी है, खेल मंत्री संदीप सिंह और जो ट्रांसपोर्ट मंत्री मूलचंद शर्मा है, उसने उन सब मंत्रियों ने इस प्रोग्राम में शिरकत करनी थी। लेकिन जो संदीप सिंह मंत्री हैं वो किसी वजह से इस प्रोग्राम में नहीं शामिल हो सके थे। दूसरी तरफ अगर बात करें किसानों की, तो किसानों ने एक दिन पहले भी ऐलान किया था कि बीजेपी के जो मंत्री हैं अगर इस प्रकार का कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो उसका विरोध किया जाएगा। जैसे ही ये प्रोग्राम यहाँ नारायणगढ़ के सैनी भवन में शुरू होता है तो उसके बाहर जो किसान हैं वो भी धीरे धीरे करके इकट्ठा शुरू होना हो गए थे और उन्होंने बाहर शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर काले झंडे दिखाकर नारेबाजी कर रहे थे, जो शांतिपूर्ण ढंग से कर रहा था। लेकिन जब कुछ देर बाद इन मंत्रियों का काफिला यहाँ से निकलता है और दोनों तरफ जो किसान खड़े थे वो वहाँ पर अपनी नारेबाजी पूरे शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे। लेकिन जब अचानक एक काफिला निकला तो एक गाड़ी नंबर HR04F जो 0976 है वो जब काफिले के बीच में से जा रही थी तो एक किसान उसकी चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उस किसान को हल्की चोटें आई, वो हॉस्पिटल गया और थोड़ी देर बाद उसको वहां से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। तो फिलहाल जो किसान हैं उन्होंने यहाँ पर अंबाला के नारायणगढ़ जो थाना है यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन दे दी है कि जो राजीव हैं और जो गाड़ी चला रहे थे इसके अंदर उनके खिलाफ यहाँ पर FIR करने के लिए यहाँ पर कंप्लेंट दी है। लेकिन जो पुलिस अधिकारियों से भी बात हुई है, जो फिलहाल 10 तारीख तक का आश्वासन दिया गया है कि इस मामले की जांच हो जाए, जांच के बाद ही पता चलेगा कि असली वजह क्या थी और उसको जो किसान है उसको जो हल्की चोटें आई है इस वजह से काफिले के चपेट में आ गया है। तो फिलहाल यहाँ पर जो नारायणगढ़ है यहाँ पे स्थिति अभी सामान्य है और जांच के लिए 10 तक का समय दे दिया गया है।
जी बिल्कुल अंकुर, एक सवाल ये भी है कि जैसा आपने जानकारी दी कि इस पूरे मसले पर जो है शिकायत भी दर्ज करवाई गई है, तो अभी पुलिस कर्मियों की तरफ से कोई आधिकारिक रूप से बयान सामने आया है इस घटना पर? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पहले से पुलिस ने अपने प्रबंध नहीं किए हुए थे सुरक्षा के? जी बिल्कुल, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो जैसे ही सुबह सैनी भवन में यहाँ पर जो प्रोग्राम होना था, उसको लेकर किसानों ने एक दिन पहले ही बता दिया था कि हम ऐसे कोई भी प्रोग्राम होगा तो विरोध करेंगे। शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पर विरोध चल रहा था, लेकिन जैसे ही काफिला निकला तो एक किसान इसकी चपेट में आ गया। तो इसको लेकर जो H404F0976 नाम की जो इनोवा गाड़ी है, जो राजीव चालक उसको चला रहा था, उसके खिलाफ यहाँ पर जो नारायणगढ़ थाना है, यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन दी गई है और 10 तारीख तक का समय रखा गया है कि आगे की जो भी जांच होगी कि किसके ऊपर यहाँ पर मामला दर्ज होगा, यही विषय देखने वाला होगा। चलिए, शुक्रिया अंकुर, आप तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। इलाहाबाद उपचुनाव 2021 के लिए बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार गोविंद कांडा ने भी गुरुवार को नामांकन दाखिल किया। उनका नामांकन भरवाने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता सुभाष बराला पहुंचे, लेकिन गोविंद कांडा के नामांकन भरने से पहले किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर लिया। किसानों का कहना है कि वे बीजेपी प्रत्याशी का विरोध करने ही आए हैं। वहीं इस दौरान गोविंद कांडा ने जीत का दावा भी किया है। सर्वप्रथम गुरु चरणों में नमन करते हुए सबसे पहले तो मैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, विनोद तावड़े जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे अध्यक्ष जी का और हमारे सुभाष बराला जी का और पूरी टीम का, बीजेपी टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मेरे ऊपर भरोसा जताकर मुझे जो आशीर्वाद दिया है, टिकट दिया है, मैं उनके भरोसे पे पूरा उतरूँगा। और मैं आज मेरे सिरसा की जनता, इलाहाबाद की जनता, रानिया की, पूरे जिला की जनता से प्रार्थना करता हूँ। और इस खबर पर तमाम जानकारी और चर्चा के साथ राकेश गुप्ता जी समय हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। हरियाणा के ब्यूरो चीफ हैं राकेश गुप्ता जी। राकेश गुप्ता जी, इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा ने आज नामांकन भर दिया है। अब अगर हम बात करें कि सियासी समीकरण किस तरीके के बैठ रहे हैं, तो क्या लग रहा है इलाहाबाद में कमल खिल पाएगा इस बार? देखिए, क्योंकि मुकाबला जो है काफी सख्त रहने की, या कह लें नेक टू नेक फाइट जिसको हम कहते हैं, गलाकट प्रतियोगिता, वो जो है पूरा एकदम नेक टू नेक फाइट रहेगी। और इतना आसान ना कमल के लिए है और इस दफा ना इनेलो के लिए और ना ही कांग्रेस के लिए रहेगा, क्योंकि तीनों के जो धुरंधर प्रत्याशी हैं मैदान में हैं और सबने अपने अपने समीकरण बिठाए हैं। आप भी हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा कुछ समय के बाद, भले ही वो आधे घंटे में हो जाए, 15 मिनट में हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट वो फाइनल है। कांग्रेस अभी आप जानते हैं कि खीरी कांड में थोड़ा उलझी है, तो इस चक्कर में घोषणा कभी भी हो जाएगी कांग्रेस के प्रत्याशी की। तो अब ऑलमोस्ट क्लियर है पिक्चर की कि यहाँ क्या बना है। अब देखिए, जातिगत समीकरणों पर जाएं तो भाजपा ने 2 जाट उम्मीदवारों के बीच नॉन जाट उम्मीदवार को उतारा है। और लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन, ये कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन चल रहा है और वो किसी से छिपा नहीं है, किसी तरह से लोग व्यापक विरोध कर रहे हैं और आज नामांकन के समय भी ये देखने में आया है। हालांकि हमने अपने चैनल पर भी इस बात को क्लियर कर दिया था कि जिस तरह से गोविंद कांडा को 11th आवर पे शामिल किया गया था पार्टी में, और ये पूरे आसार थे कि उन्हें टिकट दी जाएगी। हालांकि पार्टी के पास वहाँ पर अपने जो प्रत्याशी हो सकते थे, चौटाला परिवार से जो हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं वहाँ के, वो हो सकते थे, लेकिन पार्टी
ने बिल्कुल रणनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जो है गोविंद कांडा को लिया है। आप जानते हैं कि गोविंद कांडा जो है गोपाल कांडा के भाई हैं, इनकी अपनी पार्टी है हरियाणा लोकहित पार्टी। और आप ये भी जानते हैं कि इस सीट से जो है जनवरी में जो अभय सिंह चौटाला है, इनेलो के वरिष्ठ नेता, वो यहाँ से विधायक थे। कृषि कानूनों के विरोध में, किसानों के समर्थन में उन्होंने ये सीट खाली की थी। हाल ही में यहाँ से उम्मीदवारी घोषित करने से पहले महापंचायत किसानों की थी, वहां पर एक मुश्त उनका नाम सामने आया था। हालांकि कुछ किसान संगठनों ने उनका विरोध किया कि जब तक किसान जिस मुद्दे के लिए अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था वो मामला भी सुलझा नहीं है और वो मुद्दा जिसका सच है। लेकिन इन सबको अगर जाएं तो, क्योंकि समीकरणों की बात आती है, कई फैक्टर जो हैं भाजपा के पक्ष में जाते हैं, भाजपा और जसपा के पक्ष में जाते हैं। आज नामांकन के समय भी आपने शक्ति परीक्षण देखा, वहाँ क्या है, इस तरह से बड़े नेताओं का जमावड़ा वहाँ पर था और कई मंत्री इस मौके पर मौजूद थे। तो इस सब को लेकर जो स्थिति है, भाजपा पूरा जोर लगाएगी सीट को निकालने के लिए और किसान आंदोलन के बीच इस सीट का आना जो है, यदि निकाल लेती है भाजपा तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, आप जानती हैं। और दूसरा, सरकार के 3 साल अभी पूरी तरह से पड़े हैं और ऐसे में यदि ये सीट आ जाती है तो भाजपा के लिए इससे खुशी की बात और इससे ज्यादा बड़ी बात कोई नहीं होगी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मुकाबला कड़ा है। अभी जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ेगा, जो जो स्थितियां बनेंगी, कौन सी चीज जो है पक्ष में बनती है, विपक्ष में हमें अभी कई चीजें नजर आ रही हैं आज से ही, लेकिन जब स्थितियां बनेंगी, चुनाव उठना शुरू होगा, तस्वीरें साफ बिल्कुल नजर नहीं आ रही हैं। आने वाले समय में ही सब कुछ भविष्य के गर्त में ही छिपा हुआ है। शुक्रिया राकेश गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को अग्रसेन समाज के संस्थापक महाराजा अग्रसेन की जयंती पर बधाई देते हुए महाराजा अग्रसेन को नमन किया। मनोहर लाल ने कहा कि पुरातन समाजवाद के प्रणेता अग्रसेन समाज के संस्थापक महाराजा अग्रसेन की तरफ से समाज के सभी वर्गों के उत्थान और कल्याण हेतु किए गए कार्यों को सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज समाज को महाराजा अग्रसेन के विचारों को धारण करते हुए उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। एक और छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में यहां रुक रहे हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। सिरसा के एलनाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा ने नामांकन भर दिया है। उनके साथ बीजेपी नेता सुभाष बराला, जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल और अन्य नेता मौजूद रहे। उधर किसान संगठनों के द्वारा बीजेपी प्रत्याशी के विरोध का ऐलान पहले ही कर दिया गया था, जिसके चलते गांव मल्लेका में बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में काले झंडे थे। इस दौरान बीजेपी नेता सुभाष बराला ने मीडिया से किसानों और किसान आंदोलन को लेकर बातचीत भी की। ये इच्छा एलनाबाद की जनता की और वो काम हमारे उम्मीदवार गोविंद कांडा बहुत अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। अभय सिंह चौटाला को बहुत लंबे समय तक उन्होंने देखा है, वो विपक्ष में भी रहे तब भी उन्होंने देखा है। उन्होंने सरकार जब उन लोगों की चौटाला साहब मुख्यमंत्री तब भी उनका राज देखा है। ये जो एक अलग से इस प्रकार की फीलिंग वहाँ के लोगों के मन की है, इस प्रकार की इच्छा वहाँ के लोगों के मन की है, मैं समझता हूँ इस इच्छा के चलते भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कांडा जी वहाँ से बड़े मार्जिन के साथ। किसान आंदोलन अपनी जगह, किसानों के अपने अपने इशू हैं, अपने अपने अलग अलग ग्रुप हैं। जैसे एक उम्मीदवार किसानों का भी इस चुनाव के अंदर उसने ताल ठोकी है विकल्प प्रचार में, लेकिन एक दूसरा ग्रुप उनका कहता है कि ये हमारा सदस्य ही नहीं है। तो ये कोई एक जगह नहीं है, कई जगह इस प्रकार के मामले देखने को मिलते हैं। और जहाँ तक अभय सिंह चौटाला की बात है, देखिए कितना वो किसानों के हमदर्द है, ये हरियाणा की जनता और एलनाबाद की जनता बहुत अच्छे प्रकार से जानती है, क्योंकि उन्हें अपने समर्थन
अभी प्रभाव और पूर्व में जिस प्रकार से उनकी सरकार रही है, किसानों के साथ जो उन्होंने व्यवहार किया, जिस प्रकार से लाठियां मारियां, उससे उधर किसान नेता विकल्प 4 भी एलनाबाद में नामांकन भरने पहुंचे, जहां किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने विकल्प 4 को एलनाबाद चुनाव में उतारने का ऐलान किया है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े योगेंद्र यादव ने कालावाली में बुधवार को कहा था कि विकल्प 4 को मोर्चे से निकाला हुआ है। एलनाबाद उपचुनाव में मोर्चा किसी प्रत्याशी को नहीं खड़ा करेगा, बीजेपी प्रत्याशी का विरोध करेगा। फरीदाबाद में पीएम ने देश भर के कई ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल माध्यम से ऋषिकेश से शुभारंभ किया, जिसके चलते आज फरीदाबाद में भी पीएम केयर्स फंड द्वारा निर्मित 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ। 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो गया। बता दें कि तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर प्रधानमंत्री की तरफ से देश के कई राज्यों के जिलों में प्रधानमंत्री केयर फंड द्वारा यह प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, ताकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि वर्चुअल माध्यम से उन्होंने पीएसए प्लांट थ्रू आउट कंट्री आज उसका उद्घाटन किया। एनएचपीसी का भी मैं धन्यवाद करता हूं सबसे ज़्यादा, क्योंकि एनएचपीसी ने ये प्लांट 1000 एलपीएम की कैपेसिटी का बनाया है। तो इससे हमारा जो जिला अस्पताल है उसकी कैपेसिटी 12 एलपीएम पर मिनट हो गई है। तो इससे ये रहेगा कि डायरेक्ट हम सप्लाई बेडों पर ऑक्सीजन दे पाएंगे। तो आने वाले समय में इस तरह के प्लांट्स या और ऑक्सीजन जो प्राइवेट हॉस्पिटलों को गाइडलाइन दी गई है कि वो अपना उत्पादन बढ़ाएं ऑक्सीजन का, तो क्या वो उस गाइडलाइन पे चल रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार की जो आदेश थे कि भाई सभी बड़े हॉस्पिटल्स में 50 बेडेड प्लस हो, तो सीएमओ साहब और उनकी टीम ने निर्देश दिए हैं कि सभी के पास अपना पीएसए प्लांट के एक बहुत बड़े दायित्व से उन्होंने शुरुआत करी और आज देश के प्रधानमंत्री हैं, आज उसको 20 साल पूरे होते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये नेतृत्व जो है ऐसे ही भारत को आगे बढ़ाता रहे। आज हमारे शहर में नहीं बल्कि पूरे भारत में बहुत सारी जगह पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट्स का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। फरीदाबाद के इस बीके हॉस्पिटल में लगे वर्चुअल इस ऑक्सीजन प्लांट के लिए मैं एनएचपीसी वालों का विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगी, वहीं साथ साथ अपने शहर के प्रशासन का, जिसमें डीसी साहब मुख्य रूप से और हमारे सीएमओ साहब, क्योंकि इन्हीं के प्रयास साथ। हरियाणा कांग्रेस के विधायकों ने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को पत्र लिखकर शिकायत दी है कि उन्हें विधानसभा में उनके हिस्से का बोलने का समय नहीं दिया जाता है, जिस पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बयान जारी करते हुए कहा है कि सभी विधायकों को नियम संगत समय दिया जाता है। कांग्रेस विधायकों का समय उनके नेता प्रतिपक्ष ज्यादा बोलकर खत्म कर देते हैं। बता दें कि कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने पत्र लिखकर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से शिकायत की है कि उन्हें विधानसभा में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लगभग 12-13 जो विधायक हैं, उन्होंने लिखित रूप से ये कहा है कि हमें जो बोलने का समय है वो कम मिलता है और हमें बोलने का अवसर जो है वो पूरा प्रदान किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप नेता प्रतिपक्ष को चाहे कितना भी मर्जी समय दें, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके अलावा सभी सदस्य बराबर हैं। उनका ये कहना है कि जो नेता प्रतिपक्ष के अलावा जो कांग्रेस के विधायक हैं वो सब समान हैं, उनको सबको समय जो है वो मिलना चाहिए, और विशेष तौर पर जो नए चुने विधायक हैं। इसलिए उनका ये कहना है कि सबको समान समय दिया जाए और जो नए चुने विधायक हैं उनको भी उतना ही हिसार के एमएलए कमल गुप्ता पर हुए हमले की जांच की मांग को लेकर वैश्य समुदाय के लोगों ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। 3 कृषि कानूनों को लेकर हो रहे हिंसक प्रदर्शन हैं या फिर उन्हें आप कहें कि जो घटनाएं हो रही हैं उनके विरोध में आज वैश्य समन्वय समिति के प्रतिनिधि महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिले हैं। इनके रोष का कारण
हिसार में कमल गुप्ता जो विधायक हैं भाजपा के, उन पर जो आक्रमण हुआ है पिछले दिनों, उसको लेकर भी जो है इनका रोष है, उसको लेकर भी राज्यपाल से मिले हैं। नमस्कार, ये बताएं, अपना नाम बताएं और अपनी आप समिति के क्या हैं? मेरा नाम महावीर गोयल है और मैं वैश्य समन्वय समिति का जनरल सेक्रेटरी हूँ। गोयल साहब, ये बताएं कि आप आज राज्यपाल साहब से मिले हैं, क्या आपकी मांग थी? देखिए, गवर्नर साहब से हम मिले हैं, हमारे समाज वैश्य समन्वय समिति की तरफ से हम लोग मिले हैं। एक प्रतिनिधि मंडल हमारा फरीदाबाद से आया है। हमने एक मांग पत्र भी गवर्नर साहब को सौंपा है। उस मांग पत्र में हमने मांग की है कि जो हिसार के विधायक हैं कमल गुप्ता जी, हमारे समाज से विधायक हैं, वो उनके साथ पिछले दिनों कृषि कानून के खिलाफ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने जो उनके साथ दुराचार किया, जिस तरीके का व्यवहार उन लोगों ने किया, पूरे समाज में उस व्यवहार को लेकर के चिंता थी। जनप्रतिनिधि के साथ इस तरीके का व्यवहार जो है निश्चित रूप से निंदनीय है, लेकिन हम अपनी बात को सारे समाज में रखने के बाद एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर राज्यपाल महोदय से मिलने आया है और हमने राज्यपाल महोदय को लिखित रूप से मांग पत्र भी एक दिया है। उसने क्या मांग की है? हमने मांग की है कि राज्यपाल महोदय से कि जो कमल गुप्ता जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, उसमें जो भी लोग शामिल थे उनकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि ये पता लगे कि ऐसा क्यों किया गया, और दूसरा जो भी लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कमल गुप्ता जी ने हाल ही में चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि वे भी कराटे जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं कल फिर उनका घेराव कर दिया, उनके घर के आगे धरना है। उन्होंने जो बयान दिया था उसको उनकी माफ़ी मांगने को लेकर जो है फिर दोबारा धरना उनके घर के बाहर दिया गया। देखिए, अभी है क्या कि जो किसान हैं, किसानों का, व्यापारियों का और उद्योगपतियों का तो चोली दामन का साथ है, लेकिन कृषि कानून के विरोध में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी क्या मंशा है वो तो सरकार उसके बारे में बेहतर टिप्पणी कर सकती है। लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को भी अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वो हिंसा के रूप में वो अपनी बात कहें या हिंसा को अपना करके अपनी बात कहें, तो ये मैं नहीं समझता कि ये कोई। तो राज्यपाल से मिलकर इन लोगों ने अपना विरोध दर्ज करवाया है और राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद ये लोग संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि सारे मामले की जांच हो। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश। और हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।